हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है। CSIR नेट दिसंबर 2023 के सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम लोग। ये पार्ट 2 है, मॉर्निंग शिफ्ट की बात है और लाइफ साइंस का पेपर है। चलिए जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। नंबर है 10, आईडी है 703057। क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो द टोटल एस्टिमेटेड बायोमास ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ गिवन हियर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। भाई इस धरती पर तमाम तरह का जीवन पाया जाता है। पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई भी हैं। इनके बारे में पूछा गया था किसका बायोमास कम और किसका बायोमास ज्यादा। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा बायोमास है प्लांट्स का, उसके बाद है बैक्टीरिया का, फिर है फंजाई का, फिर आर्कियोबैक्टीरिया का, प्रोटिस्ट एंड बाकी चीजें, और बहुत थोड़े से भाग में एनिमल का बायोमास भी है। तो भाई अगर हम बात करें इन तीन चीजों की, तो सबसे कम बायोमास इनमें से है वायरस का, फिर फंजाई का और फिर बैक्टीरिया का। तो आंसर है 3। चलिए अब बात करते हैं कुछ बीमारियों की। HIV एक ऐसी बीमारी है जहां बहुत तरह की दूसरी बीमारियां होने के चांसेस भी हो जाते हैं। और सही मायने में कहो तो जो पेशेंट HIV का होता है भाई, उसका इम्यून सिस्टम का तो बैंड बज ही गया। और जब इम्यून सिस्टम नहीं होगा तो और बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोज करते रहते हैं। इसलिए वहां हमें कुछ ऐसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं ज्यादा मात्रा में, जो आमतौर पे हेल्थी इंडिविजुअल्स में नहीं होती। अब उन्हीं में से एक बीमारी का नाम है कापोसी सार्कोमा। वायरस के द्वारा किया गया एक कैंसर है और आमतौर पर यह HIV वाले पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी पॉजिटिव एजेंट के रूप में HIV और HHV8 ये दो एजेंट्स हैं जो कॉमनली इस बीमारी को कोज करते हैं। तो क्वेश्चन था कपोसी सार्कोमा इज कोज्ड बाय, आंसर है नंबर 2 HIV या HHV8, जिसे हम लोग ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 भी कहते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। आईडी है 703047। क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्डोस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड एक्सक्लूसिवली इन जोना ग्लैमरुलोसा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश एंजाइम इन एडिशन टू अ डीहाइड्रोजिनेज। देखिए ये कहानी है कोलेस्ट्रॉल से एल्डोस्टेरोन बनने की, और यहाँ दो एंजाइम्स 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 18 हाइड्रोक्सिलेज, साथ में एक 18 ऑक्सीडेज, ये एंजाइम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसको बनाने के लिए। एंजाइम्स तो काफी सारे हैं, बट आप क्वेश्चन पर टिक के रहेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18 हाइड्रोक्सिलेज, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी धरती की। धरती में जहां इवोल्यूशन के दौरान हम लोगों ने बहुत तरह की एनिमल फॉर्म्स बनते या फिर गायब होते हुए देखी हैं, तो लैंड मासेस के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। अब यहाँ जो क्वेश्चन था एक लैंड मास को लेके ही था। क्वेश्चन नंबर है 19, आईडी है 703058। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन list land masses that were all a part of the ancient Gondwana supercontinent। स्कूल लाइफ में सबसे पहले शायद हम लोगों ने 10th या 11th क्लास में इस बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की थी। जब 11th क्लास में ज्योग्राफी आई थी, प्लेट टेक्टोनिक्स वाली कहानी, तब हमने गोंडवाना का भी बात किया था। तो क्वेश्चन यह है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है गोंडवाना के लिए। तो देखिए साहब, गोंडवाना वो लैंड मास था जब सारी की सारी धरती की जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसी चीज को देख करके आपका जो आंसर है, आंसर नंबर 4, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इंडिया, मेडागास्कर और साउथ अमेरिका, ये है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ये कहानी केवल यहाँ इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि भारत के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोचिए कि कभी इंडिया एक आइलैंड के रूप में भी था, और फिर जब ये एशिया से आगे टकराया तो जहां टकराया वहां माउंट एवरेस्ट खड़ा हो गया, और इसकी वजह से भारत में यूनिक एनवायरमेंटल कंडीशन है। मानसून भी उसी की देन है। चलिए अब बात कर लेते हैं डीएनए की। हम जानते हैं कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, ए टी से और जी सी से बेस पेयरिंग कर सकता है। हमने ये भी पाया कि डीएनए अलग अलग तरह के कन्फर्मेशन में पाए जाते हैं, और ये कन्फर्मेशन डिपेंड करती है एनवायरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। क्वेश्चन का नंबर है 22, आईडी है 703023। वन स्ट्रैंड ऑफ अ पैलिंड्रोमिक डबल स्ट्रैंड डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 5 प्राइम। सीक्वेंस दिया हुआ है हमें। Which one of the following form of nucleic acid structure will be adopted in water if sense and antisense strands are mixed in equal proportion followed by annealing? ऑप्शन में ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म और दोनों रिमेन सिंगल स्ट्रैंड, ये बात दी गई है। अब यहाँ जो बातें ध्यान रखने वाली बात थी, एक तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, दूसरी बात दे रखी है कि हम वाटर का जिक्र कर रहे हैं, और फिर पूछा गया फॉर्म कौन सी है। देखिए वाटर नॉर्मल एनवायरनमेंट है। इस सीक्वेंस में खास बात यह भी है कि साइटोसिन ग्वानिन से पेयर कर सकता है, ये इससे पेयर कर सकता है, ये इससे। तो कुल मिलाकर इस स्ट्रक्चर में सिंगल स्टैंडर्ड में ही हेयर पिन बनाने की एबिलिटी है। अब चाहे ये हेयर पिन बनाए, बट है तो डबल स्टैंडर्ड ना, और ये पानी के अंदर ही कहानी है। तो जब 2 स्टैंड इस तरह के आपस में डाले जाएंगे तो वो बाइंड करेंगे, लेकिन पहले हेयर पिन बन जाएगा, और अगर हेयर पिन नहीं भी बनता है
तब भी वाटर की वजह से ये फॉर्म बी फॉर्म ही आने वाली है। देखिए ए फॉर्म या जेड फॉर्म ये अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर स्ट्रेस कंडीशन में क्रिएट होती है। नॉर्मल बायोलॉजिकल फॉर्म जो है वो बी फॉर्म ही है। और अगर हम हेयर पिन वाली बात को नोटिस भी करें तब भी है तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ही ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आईडी है 703027। विच सेल साइकिल फेज इज टिपिकली द शॉर्टेस्ट इन मैमेलियन सेल्स? G0, G1, G2 और माइटोसिस। देखिए साहब, सबसे छोटा फेज हमेशा वो होता है जहां पे क्रोमोसोम कॉम्पैक्टली पैक है और उन्हें 2 सेल में बंटना है। देखिए सारी सेल का जो काम है वो डीएनए पर डिपेंड करता है और डीएनए खुलेगा तो पढ़ा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, फिर उससे प्रोटीन बनेंगे और प्रोटीन बनने के बाद में वो एंजाइम काम करेंगे और सेल का मेटाबॉलिज्म चलेगा। यानी कि ये कह लीजिए कि जब तक डीएनए पैक है सेल का मेटाबॉलिज्म रुका हुआ है और सेल ज्यादा देर तक ये अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए जिस टाइम डीएनए कॉम्पैक्टली पैक हो जाते हैं तो बहुत जल्दी से इन डीएनए को बांट करके 2 सेल्स में अलग अलग करके वापस डीएनए को ढीला कर देते हैं। इसलिए एम फेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है, जबकि G1 फेज और S फेज ये काफी बड़े होते हैं। G2 फेज थोड़ा छोटा होता है। G0 फेज की कहानी बड़ी टेढ़ी है, कुछ सेल में तो होता ही नहीं है और कुछ सेल में पूरी जिंदगी के लिए होता है। तो अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो भाई सीधा सा आंसर है आंसर नंबर 4, माइटोसिस। चलिए अब कुछ जेनेटिक्स की बात भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आईडी है 703051। इन अ फैमिली द फादर हैज अ एक्स लिंक्ड म्यूटेशन कॉजिंग a late onset lethal disorder and the mother is not a carrier. Based on the above information, which one of the following statement about the children the couple may have is correct? तो क्यों ना हम सीधा इसका क्रॉस तैयार कर लें। देखिए फादर जो है उसको डिजीज है और साथ में मदर को ना तो डिजीज है और ना वो कैरियर है। तो अब क्या क्या बच्चे मिलने वाले हैं हमें? एक तो हमें ये मिल जाएगा XCX, एक हमें ये मिल जाएगा XCX और एक हमें मिल जाएगा YX और एक हमें मिल जाएगा YX। अब इन सारे ऑप्शनों को हम चेक कर लेते हैं। देयर इज 50% चांस द सन विल शो द डिसऑर्डर। देखिए भाई साहब, एक्स क्रोमोसोम जब बीमारी वाला है फादर के पास है, फादर कभी सन को एक्स नहीं देता, इसलिए बच्चे बेटे नॉर्मल होंगे। ये गलत बात है। अब ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि नो चिल्ड्रन विल शो द डिसऑर्डर। देखिए यहाँ जो लड़कियां हैं दोनों के पास ये एक्स डिजीज वाला क्रोमोसोम अवेलेबल है। हालांकि ये एक्स लिंक म्यूटेशन है, लेट ऑनसेट लीथल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं और मदर को उन्होंने कैरियर बोला था। तो क्यों ना हम लोग ये मान लें कि एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो भाई यहाँ पे दोनों बच्चे डिसऑर्डर शो करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा डाउटफुल हो गया। अब ऑप्शन नंबर 3 है, द प्रोबेबिलिटी दैट द पेरेंट हैव अ डॉटर कैरिंग अ म्यूटेंट एलील इज 25%। तो भाई हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही डॉटर्स के पास वो पहुंचेगा। फिर ऑप्शन नंबर 4 है, ऑल डॉटर्स विल कैरी द म्यूटेंट एलील। ये ठीक बात है क्योंकि फादर के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो म्यूटेटेड है और डॉटर्स को हमेशा वो एक्स ही देगा, तो इसलिए सभी डॉटर्स के पास ये तो जाने वाला है। अगर हम सबसे मजबूत ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जब भी हम कभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे होते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर क्या था, ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि आंसर क्यों था और अगर आपने गलती की है तो क्यों गलती की है, उस गलती को आप सुधारोगे ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको गलतियां ना दोहरा सकें। जून CSIR नेट और गेट के एग्जाम के लिए भी हम प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। आई फ्लैग के साथ इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं इस सॉल्यूशन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।